अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है हमें पता है चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ें पॉसिबल हो ना आप लोगों को करवा सकूँ, आप लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत ना लगे कि हमारा भी ये काम भी रहता है, ये काम भी रहता है। मैं सारा कुछ कंप्लीट करवाना चाहती हूँ आप लोगों को। ओके, सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, मिनी एक्सरसाइजेज है। मिनी एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो चैप्टर्स के दरमियान में आ रही हैं, जैसे ब्लू कलर के ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें एक्सरसाइज है मिनी एक्सरसाइज, पेज नंबर 35 पे ही आती है। आप लोग अपनी बुक्स पे बेशक साथ में खोल लें, चेक कर लें, वहाँ पे है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। कौन से इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो वो वाले एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनते हैं। मेटल्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि मेटल्स अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आखिरी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। इस वजह से आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड को बी फॉर्म्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आयोनिक बॉन्ड बने। अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। वो कंडीशंस हैं इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर वन एटम टू अनदर एटम। इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है ट्रांसफ़र हुआ हो एक एटम से दूसरे एटम में। मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो मेटल होना चाहिए और उसके ऊपर पॉजिटिव आयन हो, पॉजिटिव का साइन हो, ताकि क्योंकि पॉजिटिव साइन ये शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव आयन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और नेगेटिव आयंस बना सकते हैं, तो ही वो आयोनिक बॉन्ड पर फॉर्म करेंगे। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। जाहिर है अब एक जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, उनके ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएंगे और फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कौन से एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, क्योंकि दे अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर नॉन मेटल्स। क्योंकि वो तभी स्टेबल होते हैं जब वो नॉन मेटल्स के साथ अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से किस तरीके से डिफरेंट है। ये बहुत आसान है, ये तो बस बल्कि आप लोगों को मुझे सुनाना चाहिए कि क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होता है, बल्कि कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। इसकी एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड की सोडियम क्लोराइड, और वाटर एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर द फॉलोइंग कंपाउंड से आप लोग देख सकते हैं डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बना हुआ है SiH4। SI के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, तो उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरी कर ली है। PCl3 भी यही है। पी शेल के अंदर आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, तो उसने 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर ली और अपने स्टेबल कर लिया अपने आप को। SO2 ने भी यही कि SO के भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, उसने 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ बनाया। SO3 ने भी ऐसे कि SO3 भी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की जगह उसने 3 कार्बन्स के साथ बॉन्डिंग बनाई है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, draw the picture of coordinate covalent bond formed between BF3 and AlCl3 CH3O CH3 and H। कह रहे हैं अच्छा अब आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम जो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके, हम उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये देखें, कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट नॉट बी फॉर्म बिटवीन BF3 एंड AlCl3, क्योंकि AlCl3 के पास जगह नहीं होती लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। इस वजह से BF3 और AlCl3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। जबकि जो एसिटिक एसिड है CH3O CH3, इसके पास एक्स्ट्रा होता है लॉन पेयर, तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना देता है। विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन से कंपाउंड ऐसे जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है? वो है NaCl। अ कंपाउंड दैट कैन नॉट फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज वन दैट डज नॉट हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर है जिस एटम के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ट्रांसफर करने के लिए, ना वो डोनर एक्ट करेगा ना वो एक्सेप्टर एक्ट करेगा, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, NaCl बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आ जाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कौन से एटम्स के दरमियान में? जाहिर है मेटल एटम्स के दरमियान में बनते हैं। नेक्स्ट है गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। अब इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं।
A type of chemical bond which has positively charged ions, ऐसा chemical bond जिसके अंदर positive charge ions हो और उसके अंदर electrons मोबाइल हो, मतलब एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं, हम इसे metallic bond कहते हैं, जबकि ionic bond में पूरा पूरा electron transfer करना पड़ता है। मेटालिक बॉन्ड मेटल्स के दरमियान में बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनते हैं। इसमें आयरन कॉपर एग्जाम्पल है मेटालिक बॉन्ड की, सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल है नॉन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है कि आयोनिक बॉन्ड की। नेक्स्ट है पेज नंबर 53, चेक करें मिनी एक्सरसाइज। ये कह रही हैं केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ये आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, बाद में एग्जांपल देनी है, फिर आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं, केमिकल फार्मूला सामने लिखे हुए हैं, फिर कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं, केमिकल फार्मूला उसके सामने लिखे हुए हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स विच हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दो कंपाउंड बताएं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, वो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन द नेम ऑफ 3 सच कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब 3 ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिखे जिनकी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला मुख्तलिफ हो, वो हैं ग्लूकोज, बेंजीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप लोग देख सकते हैं C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वहाँ पे C का टेबल पढ़ें तो कटिंग हो जाएगी, CH2O आ जाएगा, C6 कट हो जाएगा, CH बन जाएगा, H2O2 खाली HO बचेगा। ओके, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का CH2, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180। मॉलिक्यूलर मास उन्होंने आपको बता दिया 180 है। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। लेट्स सी हमने आज आगे क्या पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है, ये देख सकते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कार्बन डाइऑक्साइड तक। आज हमने पढ़ना है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 सच कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो। C6H12O6 ग्लूकोज, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, जब 6 से कैंसिल हो गया, 6 2 12, CH2O। ओके, उसके बाद है C6H6 जो है 6 1 6 तो दोनों कट हो गया, तो CH बचा हमारे पास, ठीक है। आगे H2O2 HO बन। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 56 पे, जो द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 180 ग्राम पर मोल। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इसमें। एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फार्मूला मास, अभी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास कहाँ से आया, हमने कैसे निकालना है, ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल खोलना है, अभी तो आपको खोलना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आपको याद नहीं है वैल्यूज़। याद रखने के लिए आपने पीरियोडिक टेबल खोलना है। CH2O देखें, मोलर मास निकालने का ये फार्मूला है। देखें, इन्होंने आपके मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम, ठीक है। आपके एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने का ये तरीका है CH2O। C का मतलब है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। H का होता है हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक मास होता है 1। लेकिन हमने इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि 2 जो है हमारे पास एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, और फिर ऑक्सीजन का फार्मूला मास होता है 16, ठीक है। तो फिर हमने इन तीनों को प्लस करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने का यही फार्मूला है कि इन सब के एटॉमिक मास, जितने भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उन सबको इकट्ठा ऐड करेंगे। 12 + 2 + 16 = 30 ग्राम पर मोल। तो फिर मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास हमारे पास 180 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास 30 है। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, 6 हमारा आंसर आ गया। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम यहाँ पे ये जो है ना फार्मूला लगाया है, मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है एन एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एन एम्पिरिकल फार्मूला का क्या मतलब होता है? एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एन हमारे पास आया है 6, तो 6 को हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया है, इन एटम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 6 को। ये देखें, ये जो 6 है, ये एन हमारा 6 आया था ना, तो 6 को हमने तीनों एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6 आ जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे पास क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मैंने आपको तरीका बताया, दोबारा एक दफ़ा सुन लें। 12 + 2 + 16 30 इसलिए आया क्योंकि 12 कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 इसलिए है क्योंकि 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तीनों को ऐड किया, हमारे पास 30 वाला आ गया। मोल और एन, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने का हमारे पास फार्मूला है एन = मोलर मास, और एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास में उन्होंने दिया हुआ है 180 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला हमने खुद फाइंड आउट किया 30, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो 6 आंसर आया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की, एन के अंदर, एन की वैल्यू थी 6, हमने उसके एटम्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया C6H12O6।
ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O, इट्स स्मॉलर मास इज 60 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें भी हमने क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम वही मेथड लेंगे, बस इसमें वैल्यूज़ ज़रा सी मुख्तलिफ हैं, बल्कि सेम ही है, लेकिन मोलर मास उन्होंने हमें दिया हुआ है इसमें 60, ठीक है, उसमें 180 दिया था, इसमें 60 दिया हुआ है। हमने फिर से एम्पिरिकल फार्मूला लगाने का वही फार्मूला पुट करना है, 12 + 2 + 16 30 आ जाएगा। तो फिर हमने ये वाला फार्मूला ऐड किया, इसमें n = मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला में 60/30 हमने तो डिवाइड किया, तो 3 × 2 = 6, 2 हमारे पास आंसर आ गया। फिर इस पूरी वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, C2 हो गया H4, 0 2 2 4 O2, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ओके, ये देखिए, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर फार्मूला। देखें, उन्होंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहे हैं आपने इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स किसी भी चीज़ के प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो रहे हैं, 3, तो यहाँ पे इट हैज़ 3H। उसके पास कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 3। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो रहे हैं, 4। और फॉस्फोरस P जो है सिर्फ 1 है, तो हमने 1 लिखा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, 1 इट हैज़ 3H 1 P एंड 4 O एटम से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आगे टोटल एटम्स। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या तरीका है, ये सब हमने इस पूरे H के साथ 3 लिख दिया, P के साथ और P खाली लिख दिया क्योंकि वो एक ही था। ऑक्सीजन के साथ 4 लिख दिया कि इसके अंदर कितने एटम्स है, 4। तो हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला से क्या निकाल लिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हम क्या है, determines the molecular formula of n-propyl alcohol, its structural formula is CH3 CH2 CH2OH। देखें, ये हमें क्या दिया उन्होंने, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कह रहे हैं स्टब एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन के एटम, और कार्बन के कितने हैं 1 2 3 3 कार्बन के, ऑक्सीजन के कितने हैं सिर्फ 1 ओ, ये 10 नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H8, सॉरी यहाँ पे इन्होंने गलती से 2 लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए था 3, C3H8O, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा, C3H8O, याद रखिएगा, आप लोग गलत ना कीजिएगा, C3H8O, C3 है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम है, ये साथ में CO3 कार्बोनेट बनाया हुआ। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, कार्बन का 1, कैल्शियम का 1, तो ये देख सकते हैं उन्होंने नंबरिंग लिख दी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन गया, CO3, ओके, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये देखें, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप लोगों ने मोलर मास निकालना है इन कंपाउंड्स का। मोलर मास निकालने का क्या तरीका है, ये देखें, आप लोगों को इन सबके एटॉमिक मास याद करेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, फॉस्फोरस का 31 है, ऑक्सीजन का 16 है, इन तीनों को हमने ऐड किया। अच्छा, ये हमने मल्टीप्लाई किया था, देखें हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 3, तो हमने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। फॉस्फोरस का सिर्फ एक था, तो हमने 31 लिखा है। ऑक्सीजन के साथ 4 एटम्स हैं, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, 16 से, उसका एटॉमिक मास है, तो हमने फिर इनको ऐड करना है, 98 ग्राम पर मोल। हमारे पास क्या निकला है, मोलर मास। इसी तरह इन सब के मोलर मास आप लोग निकालना है। SI2 सिलिकॉन का मास होता है 28, एटॉमिक मास 28 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। SiO2, इन सबको हमने 28 जैसे सल्फर सिलिकॉन का, सॉरी, प्लस 2 एटम्स थे ऑक्सीजन के, ठीक है, CO2 है, ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 60 ग्राम आ गए। द सेम वे C12 116, ये भी हमने 12 इसमें कार्बन के एटम्स थे, 22 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स थे, 11 इसमें ऑक्सीजन के एटम्स थे, मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 342 आंसर आ गया। इन द सेम वे N2O4 में भी हमने ऐसे किया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा आंसर आ गया। इन द सेम वे MgCO3, ये भी सेम ऐसे ही किया, पहले हमने इसका एटॉमिक मासेस लिख लिया, फिर हमने इस एटम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आगे देखते हैं जी। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, देखें ज़रा क्या कह रहे हैं इसमें। इसमें कह रहे हैं राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बैरियम नाइट्राइड, बैरियम Ba3N2, ये हमने लिख दिया केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड इट्स मोलर मास 180। दोबारा वही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम H2O, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1.5 ग्राम H2O में। हमारे पास मास उन्होंने दिया हुआ है 1.5
मोलर मास दिया हुआ है 18, दिया नहीं हुआ, हमने खुद निकाला है 18 कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होता है 16 में 2 ऐड किया तो 18 ग्राम हो गया। एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मैस। आप लोगों ने हर चीज़ निकालने का लहदा फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन मैस कितना हुआ है 1.5 ग्राम, मोलर मैस 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर में डिफरेंस। मोल एक ऐसी चीज़ है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर, जिसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम मोल कहते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर वो वाली चीज़ होती है जिसमें उसका पूरा इतने पार्टिकल्स होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर होता है। इसको हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं मोल की। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स इतने एटम्स। ओके, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन लिखनी है सिंपल सी। कॉपर का हमारे पास होता है सिंबल Cu, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4, कॉपर सल्फेट का सिंबल CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का सिंबल SO2 और वाटर H2। मतलब उन्होंने हर चीज़ आपको लिख दी है, आपने बस ये इसके एटम से रिप्रेजेंट करना है। होप्स आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।